नमस्कार। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को एक बार गूंगी गुड़िया कहा था। लेकिन यदि डॉक्टर लोहिया जून 1975 में जिंदा होते तो देखते कि किस प्रकार गूंगी गुड़िया एक दहाड़ती हुई शेरनी बन गई थी। सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा और इसके साथ ही सत्ता के प्रति उनका आकर्षण भी। 1969 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार संजीव रेड्डी को, जो उन्हें नापसंद थे, हराकर और अंतरात्मा की आवाज़ पर विद्रोही कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी को जिताकर दिखा दिया कि अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकती हैं, कोई भी चाल चल सकती हैं। कांटे के इस संघर्ष में जीत के साथ ही इंदिरा गांधी का नया आक्रामक रोल शुरू हो गया था। इंदिरा गांधी 25-26 जून 1975 की आधी रात को एकाएक निरंकुश शासक या तानाशाह नहीं बन गई थी। इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लगा और इसकी आधार भूमि कई वर्षों से तैयार हो रही थी। पूरी स्थिति को ठीक से समझने के लिए घटनाक्रम को पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री बनने के आरंभिक काल में इंदिरा गांधी काफ़ी संकोची व दब्बू प्रतीत होती थी। वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक दुर्गादास ने 1971 में प्रकाशित अपनी पुस्तक भारत करजन से नेहरू और उनके पश्चात में लिखा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि नेहरू अपनी पुत्री को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे थे। राजनीतिक वर्गों में यह बात अच्छी तरह समझ ली गई थी कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना भविष्य में उन्हें बड़े पद दिए जाने की पृष्ठभूमि था। यह बात एक खुला रहस्य हो गई थी जब नागपुर अधिवेशन में एस निजलिंगप्पा के अनौपचारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए जाने के बाद इंदिरा को अचानक अगला अध्यक्ष बना दिया गया। इस मामले में एक दिलचस्प घटना हुई थी। नागपुर अधिवेशन में जब एक पत्रकार ने पंडित नेहरू से पूछा कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष चुनने की क्रियाविधि क्या है, तो पंडित जी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, यह सब कुछ कैसे हुआ मुझे पता नहीं, मुझे तो एकाएक मालूम हुआ कि किसी ने इंदिरा का नाम प्रस्तावित किया है। इस पर उस पत्रकार ने उस वक्त कहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव इसी तरह होता है। बाद में प्राप्त जानकारी से पता लगा था कि यह पूरी करामात स्वयं पंडित नेहरू की ही थी। वंशवादी राजनीति उसी समय सामने आ चुकी थी। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी का आज तक यह प्रयास रहा है कि नेहरू खानदान का ही कोई व्यक्ति हमेशा कर्णधार की भूमिका में रहे। यही प्रक्रिया अभी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चयन पर भी महसूस हुई थी। सत्ता के प्रति पंडित नेहरू का आकर्षण हमेशा रहा। एक समय में वे 3 in 1 थे, देश के प्रधानमंत्री भी, विदेश मंत्री भी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी। उन दिनों एक अंग्रेजी पत्रिका में एक कार्टून छपा था जिसमें दिखाया गया था कि इंदिरा गांधी जो अपने पिता की देखभाल करती थी, वे कपड़ों की अलमारी के सामने खड़ी होकर पंडित नेहरू से पूछ रही हैं कि पापा कौन सी ड्रेस निकालूं, प्रधानमंत्री वाली, विदेश मंत्री वाली या पार्टी अध्यक्ष वाली। इंदिरा गांधी द्वारा 1959 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभालने के बाद कांग्रेस ने केरल में जन समस्याओं को लेकर वहां की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए उग्र आंदोलन शुरू कर दिया था। विश्व की यह पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थी जो 1957 के आम चुनाव के बाद सत्तारूढ़ हुई थी और इस सरकार को सदन का पूर्ण बहुमत भी प्राप्त था। पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के दबाव पर ही इस सरकार को हटाने का निर्णय किया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले इस निर्णय का विरोध किया, फिर अनिच्छापूर्वक बाद में दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। केंद्र व राज्यों के संबंधों को लेकर उपस्थित हुई यह पहली उलझन ही संविधान से खेलने का अवसर बन गई थी। कांग्रेस पार्टी और सरकार के इतिहास में 1963 का वर्ष एक संगीन निर्णायक मोड़ का वर्ष था। कुछ महीने पूर्व ही चीनी हमले में भारत की दर्दनाक शर्मनाक पराजय के कारण एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई थी
और पार्टी के अंदर विक्षोभ की एक अंतर्धारा बहने लगी थी। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का पतन हो रहा था। ऐसी अवस्था में पार्टी एवं सरकार में पत्ते फेंटने की एक चतुर योजना बनाई गई। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कामराज योजना नाम से बहुचर्चित इस योजना के बारे में कांग्रेस राजनीति के कई जानकार लोगों का कहना था कि यह योजना पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी या दोनों के दिमाग की मिलीजुली उपज थी। के कामराज 1954 से 63 तक मद्रास के मुख्यमंत्री थे, जो अब तमिलनाडु कहलाता है, जिन्हें बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। सार्वजनिक तौर पर यह बताया गया था कि कामराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह योजना पेश की थी, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस संगठन में नवजीवन संचार करना। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देने को कहा गया था, जो उन्होंने दे दिया। यह जिम्मा पंडित नेहरू को सौंप दिया गया कि किस कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को छांट देना है और किसको नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2 वरिष्ठ सदस्य मोरारजी देसाई और जगजीवन राम पंडित नेहरू की इस नीति से क्षुब्ध थे। निजी बातचीत में भी वो नेहरू की चीन नीति की आलोचना करते थे, इसीलिए उन्हें राह से हटाना जरूरी था। जो काम पंडित नेहरू बिल्कुल सीधे ढंग से नहीं कर पाते थे, वह काम कामराज योजना ने कर दिखाया और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का काम तमाम कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इन नेताओं के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। हालांकि वे नेहरू के परम विश्वास पात्र थे और उनके प्रति पूरी तरह वफादार भी थे। जानकार सूत्रों के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया कि किसी को यह न लगे कि नेहरू ने अपने आलोचकों को सत्ता से हटाने के लिए कामराज योजना का सहारा लिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि कांग्रेस में शक्ति संतुलन को दुरुस्त करने के लिए यह एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट के आधा दर्जन शक्तिशाली मंत्री और आधा दर्जन शक्तिशाली मुख्यमंत्री हट गए थे। अब कोई भी चुनौती देने वाला नेता नहीं बचा था। वर्ष 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस में महाभारत मच गया था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इसी प्रकरण में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक एक ही जिंदगी काफ़ी नहीं में लिखा था कि कांग्रेस अध्यक्ष निज लिंगप्पा का कहना था कि उन्हें पक्का पता था कि नेहरू अपनी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। कांग्रेस के एक चोटी के अन्य नेता एस.के. पाटिल ने बिल्कुल साफ शब्दों में कुलदीप नैयर को कहा था कि नेहरू अपने बाद इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना पसंद करते हैं। वे यह महसूस करते थे कि इंदिरा गांधी को अभी कुछ और अनुभव चाहिए, लेकिन उन्हें यह उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी एक न एक दिन सत्ता संभाल लेंगी। जनवरी 1964 में भुवनेश्वर में कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू को लकवे का हल्का दौरा पड़ा। उनके बीमार पड़ने पर लाल बहादुर शास्त्री को फिर से मंत्रिमंडल में ले लिया गया और बिना विभाग दिए मंत्री बना दिया गया। पंडित नेहरू की बीमारी के दौरान बहुत सा फाइल वर्क शास्त्री जी को देखने को कहा गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे पसंद नहीं किया। वे सभी फाइलें प्रधानमंत्री के पास भेजने से पहले एक बार स्वयं देखने लगी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की तबीयत ठीक हुई, सब महत्वपूर्ण फाइलें पहले की तरह लाल बहादुर शास्त्री के बजाय इंदिरा गांधी के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास भेजी जाने लगीं। सरकारी अधिकारियों का शास्त्री जी से कहना था कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते, इंदिरा जी जानबूझकर ऐसा करती हैं। दुर्गादास का संपर्क देश की बड़ी हस्तियों से होता रहता था। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक जगह लिखा था कि जब नेहरू अचानक बीमार पड़े तो उन्होंने यह समझ लिया था कि प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा को तैयार करने का काम वे अपने जीवन काल में समाप्त नहीं कर पाएंगे। अतः वे लाल बहादुर शास्त्री के रूप में एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहते थे जिस पर उन्हें पूरा भरोसा हो और जो इंदिरा के साथ अच्छा व्यवहार करे। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया और इसके साथ ही एक युग का अंत हो गया। उनके निधन के साथ उनके उत्तराधिकारी के चयन की समस्या उत्पन्न हो गई। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता कामराज, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल और संजीव रेड्डी
आदि जिन्हें ओल्ड गार्ड या सिंडिकेट कहा जाता था, वो मोरारजी देसाई के बजाय लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे और मोरारजी देसाई ने भी उनकी बात मान ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने इंदिरा गांधी को मंत्रिमंडल में ले लिया और उन्हें उनकी पसंद का मंत्रालय यानी सूचना एवं प्रसारण विभाग दे दिया। हालांकि सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी नर्वस थीं। सितंबर 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद सोवियत रूस की पहल पर जनवरी 1966 में ताशकंद के भारत पाक समझौता वार्ता के दौरान अचानक हृदय गति रुक जाने से लाल बहादुर शास्त्री जी का भी देहांत हो गया। 2 वर्ष में दूसरी बार देश को गहरा शोक झेलना पड़ा। शास्त्री जी के मृत्यु के बाद पार्टी अध्यक्ष कामराज के नेतृत्व में पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का नाम प्रस्तावित किया था। हालांकि कांग्रेस महारथियों के सामने अनुभव में इंदिरा गांधी कहीं नहीं टिकती थी। इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा लाभ यह था कि वह नेहरू की बिटिया थीं, जिनके आभा मंडल की चमक बरकरार थी। मतदान में इंदिरा गांधी को 355 वोट मिले, जबकि मोरारजी देसाई को 165। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को दिया जाए तो वे कामराज ही थे, और जिसके लिए इन्होंने काफ़ी दौड़-धूप भी की थी। शायद कांग्रेस अध्यक्ष कामराज का यह आकलन था कि इंदिरा गांधी उनके प्रति एहसानमंद रहेगी, लेकिन उनका यह भ्रम जल्द ही टूट गया। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इंदिरा गांधी ने कामराज की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी के अंदर आत्मविश्वास जागृत हो चुका था। इंदिरा गांधी के सत्ता संभालने के कुछ साल भर बाद 1967 में आम चुनाव के जो नतीजे आए, उनसे पता लगने लगा कि कांग्रेस का आधार धीरे धीरे खिसकने लगा था। कई राज्यों में कांग्रेस को काफ़ी धक्के लगे थे। राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट देने की बजाय वीवी गिरी को वोट देने का आह्वान किया। मामूली अंतर से वीवी गिरी की जीत भी हुई। वस्तुतः राष्ट्रपति पद की प्रचंड संघर्षपूर्ण प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस को हरा दिया। इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस की बागडोर संभाली थी, तब स्थिति यह थी कि पार्टी नेहरू युग के आदर्शों से पतित हो चुकी थी। पार्टी का एकमात्र आदर्श सत्ता से चिपके रहना ही इंदिरा गांधी का आदर्श बन गया था। अपनी पसंद के राष्ट्रपति के चयन के मामले में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के रवैये और सोच में बहुत अंतर था। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत और वैचारिक कारणों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सरदार पटेल और पार्टी के अन्य बड़े नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तब वे पीछे हट गए थे। जबकि इंदिरा गांधी का कहना था कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरी इच्छा पार्टी की इच्छा से बड़ी है और पार्टी से मतभेद होने पर मैं पार्टी के विभाजन की कीमत पर कांग्रेस के विरोधियों से भी समर्थन लेने को तैयार हूँ। जानकार के अनुसार इंदिरा गांधी का बचपन जिस तरह से बीता, उससे उनमें असुरक्षा की भावना और जिद्दीपन आ गया था। इस जिद्दीपन में स्वेच्छाचारिता का अंश भी था। जब उन्होंने फिरोज गांधी से, जिनका जन्म एक सामान्य हैसियत के पारसी परिवार में हुआ था, शादी करने का निर्णय किया, तब उनके पिता पंडित नेहरू ने आपत्ति जाहिर की थी। उस समय के सामाजिक राजनीतिक माहौल में पंडित नेहरू को डर था कि एक पारसी से उनकी बेटी के प्रेम विवाह की बात का पता चलने पर उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता था। बाद में यह मामला गांधी जी के सुपुर्द किया गया। मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद गांधी जी नेहरू परिवार के अभिभावक की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने शादी की इजाज़त तो दे दी, लेकिन सादगी पसंद होते हुए भी उन्होंने कहा कि यह शादी चुपचाप सिविल रजिस्ट्रेशन पद्धति से न हो, इसका गलत संदेश जाएगा। इसीलिए यह शादी बहुत धूमधाम से इलाहाबाद में आनंद भवन में हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई। हालांकि बाद में यह शादी सुखद सिद्ध नहीं हुई। उनका तलाक नहीं हुआ, लेकिन वो अपने पति के साथ भी नहीं रही। फिरोज गांधी 1952 और 1957 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर रायबरेली से जीते थे। वे नेहरू परिवार के अंग्रेजी दैनिक पत्रिका नेशनल हेराल्ड के प्रबंध संपादक भी रहे थे। वे एक प्रखर सांसद थे
जो आम आदमी की पीड़ा और जनहित के मुद्दों को उठाते रहते थे। वो अपना होमवर्क करके आते थे। इंदिरा गांधी से शादी के बावजूद उन्होंने पंडित नेहरू से मतभेद का साहस प्रदर्शित किया और पार्टी से ऊपर देश को महत्व दिया। उन्होंने कई घोटालों का भी पर्दाफाश किया जो बहुचर्चित हुए। उनके ही प्रयास और सूझबूझ के कारण 1956 में संसदीय कार्रवाई अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की पर्याप्त सही रिपोर्टिंग पर किसी प्रकार की सिविल और फौजदारी कार्रवाई करने की मनाही कर दी गई। लेकिन 1975 से 77 में इमरजेंसी के दौरान संसद की कार्रवाई के प्रकाशन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, या सरकार जो चाहती थी सिर्फ वही प्रकाशित हो पाता था। संघर्ष करते हुए संसद तक पहुंचने वाले फिरोज गांधी, जो स्वयं एक पत्रकार थे, प्रेस की स्वाधीनता के प्रबल समर्थक थे। तो कल्पना करना चाहिए कि यदि फिरोज गांधी इमरजेंसी के समय जीवित होते तो क्या होता। क्या वो खामोश बैठने वाले थे? तब क्या होता कहना तो कठिन है, लेकिन कल्पना तो की ही जा सकती थी।